हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स हम न्यू एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये जो चैप्टर है इसमें ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे। जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है इस पे हमारा सेक्शन नंबर 5 लगेगा, और जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उस पे हमारा सेक्शन नंबर 6 लगता है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर जो 1 किया था उसमें हमने 4 सेक्शंस कंप्लीट किए थे। सेक्शन नंबर 1 शो टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में था। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन के बारे में था। सेक्शन नंबर 3 टैक्स ईयर के बारे में था। सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन था। तो 4 सेक्शन हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही कर लिए थे, और आगे के 2 सेक्शन जो है वो चैप्टर नंबर सेकंड में है। सो सेक्शन नंबर 5 किसका है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। और सेक्शन नंबर 6 किसका है? रेजिडेंशियल स्टेटस का है। दोनों ही सेक्शन इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे। ओके, बट हमें जो है ना सेक्शन नंबर 6 पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं चलेगा किसी भी पर्सन का, ओके, अब पर्सन का डेफिनेशन में करवा चुका हूं, ठीक है। तो जब तक किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं चलेगा, हिंदी में बोलते हैं निवासी स्थिति, जब तक उसकी निवासी स्थिति पता नहीं चलेगी तब तक हम उसकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले हमें सेक्शन नंबर 6 करेंगे। जब रेजिडेंशियल स्टेटस हमें पता चल जाएगा किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, तो उसके बाद हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये ही करना पड़ता है। ओके, ठीक। अब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ना, हाँ, ये चैप्टर या ये सेक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि एग्जाम में इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन मतलब ये कई बार 15 मार्क्स तक कवर कर लेता है। अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊं बुक की तरह और नोट्स की तरह, तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग और कंफ्यूजिंग लगेगा। इसलिए मैंने आपके लिए क्या किया है, थोड़ा इस चैप्टर को सिंपल करने की कोशिश करी है, क्योंकि टीचर का काम यही है भाई, चीजों को सिंपल करके समझाना। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल बनाई है। अगर इस टेबल को आप याद कर लेते हैं, इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन से, कंडीशन से आप याद कर लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अभी जो मैं आगे समझाऊंगा उसको अच्छे से सुनना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सेक्शन नंबर 6 रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर रहे हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या हो गया? निवासीय स्थिति। भाई भारतीय नागरिक है या बाहर का नागरिक है, फॉरेनर है, विदेशी है, भारतीय नागरिक है, भारतीय मूल का है। सर, ये तो आप सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बोल रहे हैं। अब यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, भारतीय नागरिकता ले रखी है उसने, इंडियन सिटीजनशिप ले रखी है, वो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 एक पुराना था, फिर उसके बाद सीएए लेके आए, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर, 2019 के अंदर लेके आए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम वो सिटीजनशिप जो एक्ट है वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीएए नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम पता करेंगे वो केवल और केवल इनकम टैक्स पर्पज से ही होगा, और इस इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए ही यूज होगा। वो सिटीजनशिप एक्ट अलग है, ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है। ठीक है, तो ये ओनली यहां पर ही काम आएगा। जो भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस की एक स्टेटस देंगे किसी पर्सन को, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहां पर हम सिटीजनशिप एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, हम ओनली इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। ओके जी। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको यहां पर 3 तरीके के स्टेटस देने होते हैं किसी भी पर्सन को। अब पर्सन के अंदर इंडिविजुअल यानी कि नेचुरल पर्सन भी आता है, फर्म भी आ सकती है, कोई बिजनेस भी आ सकता है, एओपी, बीओआई, कंपनी, ये सब आ सकते हैं, एचयूएफ भी आ सकता है। तो इन सबको हम पर्सन बोलते हैं। ओके, तो सभी का हम अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हमें यह देखना होगा कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, हाँ, वो 3 तरीके का होगा। एक होता है ओआर, एक होता है एनओआर, और एक होता है एनआर। सबसे पहले मैंने ओआर लिखा, फिर ओआर के आगे एन लगा दिया तो एनओआर हो गया, फिर ओ हटा दिया बीच का तो एनआर हो गया। ठीक है, याद रहेगा, ओआर फिर एन लगाया, एनओआर फिर ओ हटा दिया, एनआर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि सामान्य निवासी, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य निवासी। ठीक है, फिर आता है एनओआर मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी सामान्य नहीं है। ठीक है, यानी कि असामान्य निवासी बोल सकते हैं, असामान्य। ये आप चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ में।
ठीक है, ओके। फिर आता है एनआर। एनआर का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट। क्या है? नॉन रेजिडेंट मतलब अनिवासी, हिंदी में बोलते हैं अनिवासी। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट सामान्य निवासी, नॉन नॉट अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट असामान्य निवासी, और नॉन रेजिडेंट अनिवासी। तो तीन तरीके का स्टेटस इंडिविजुअल को, फर्म को, बिजनेस को मिल सकता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। ओके जी, ठीक है। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि कब कोई पर्सन ओआर बनेगा, कब एनओआर बनेगा, कब एनआर बनेगा। तो इसके अंदर अब देखो, इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया है, तीन चीजें वहां स्टेटस है। इसके अलावा यहाँ टेबल में देखिए, यहां लिखा मैंने एसएससी। एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, हिंदी में करदाता बोलते हैं, और कंडीशंस मतलब शर्तें। तो एसएससी क्या क्या हो सकते हैं, टैक्स पेयर कौन कौन हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, एचयूएफ हो सकता है, एओपी बीओआई हो सकता है, कंपनी हो सकता है, और भी कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल को ले रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, हम किसी नेचुरल प्राकृतिक व्यक्ति को ले रहे हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मुकेश, रमेश, नरेश, अनिल, विजय। ये जो व्यक्ति आप में, हम नेचुरल पर्सन है, तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम डिसाइड करते हैं कि कब इंडिविजुअल ओआर होगा, कब एनओआर होगा, कब एनआर होगा। ओके, तो इंडिविजुअल का देखते हैं। तो इंडिविजुअल में क्या है, दो शर्तें हैं। अब आप ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा, बार बार रिपीट करूंगा तो लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, अगर इंडिविजुअल का, ये देखो फर्स्ट नंबर, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है और उसका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति पता करनी है कि वो ओआर है, एनओआर है, एनआर है। ध्यान से सुनना, वर्ड्स पे फोकस करना मेरे। तो उसको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। एक तो है इसके पास बेसिक कंडीशन, एक है एडिशनल कंडीशन। बेसिक में दो है, ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, लेकिन इनके बीच में ओआर है, यानी कि दोनों में से कोई एक। और एडिशनल में दो है और दोनों कंपलसरी है। तो आप अब इतना देखिए कि बेसिक और एडिशनल दो तरह की शर्तें हैं, एक है बेसिक और एक है एडिशनल। ये दोनों कंडीशन अगर पूरी कर देता है कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है राजेश, और राजेश जो क्या करता है, बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है और एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर देता है, तो राजेश हो गया ओआर। यानी कि राजेश जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, सामान्य निवासी है। बट एक मान लेते हैं राजेश क्या करता है, राजेश ही वापस एग्जांपल ले लेते हैं, राजेश जो है वो, या फिर विजय ले लेते हैं, एक विजय नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, बेसिक कंडीशन तो पूरी करता है लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है। तो फिर इस केस के अंदर विजय को हम ओआर नहीं बोलेंगे, विजय को बोलेंगे हम एनओआर। विजय एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, असामान्य निवासी है। ओके, एक व्यक्ति है अनिल। अनिल क्या करता है, बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करता है। अगर बेसिक ही पूरी नहीं करता है तो एडिशनल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू चेक। इस केस में सीधा अनिल एनआर बन जाएगा। तो सिंपल कितना हो गया, देखो दो कंडीशन है, बेसिक और एडिशनल। अगर कोई व्यक्ति दोनों पूरी कर लेता है, ओआर। कोई व्यक्ति बेसिक पूरी करता है, एडिशनल पूरी नहीं करता है, एनओआर। अगर कोई व्यक्ति बेसिक ही पूरी नहीं करता है तो एडिशनल चेक करने की जरूरत नहीं है, नॉन रेजिडेंट है वो, अनिवासी है वो। ओके, सिंपल हो गया। अब हमको देखना है कि सर बेसिक कंडीशन कौन सी और एडिशनल कंडीशन कौन सी है। तो देखो, बेसिक में भी दो है, एडिशनल में भी दो है। अब मैं सबसे पहले आपको बेसिक दो करवाता हूं। कौन सी करवा रहा हूं, बेसिक वाली जो है वो दो कंडीशन करवा रहा हूं। अब बेसिक को मैं थोड़ा जूम करता हूं यहां पर, सॉरी। हाँ, तो ये बेसिक में दो है, ये देखो, ये बेसिक कंडीशन कितनी है, दो है। ये बेसिक कंडीशन है, दो है। लेकिन दोनों के बीच में देखो क्या है, ओआर। यानी कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक करोगे, आपकी बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। बेसिक है दो, ये देखो फर्स्ट, ये सेकंड। लेकिन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करोगे, आपकी बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको पता है कि हम जो नया एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें अब हमारा नया कॉन्सेप्ट आया टैक्स ईयर का। टैक्स ईयर मतलब जिस साल की इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे, दैट इज टैक्स ईयर। तो जो रेलेवेंट टैक्स ईयर है उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, स्टे करता है, तो फिर उसकी बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। यानी कि एक साल के अंदर, एक टैक्स ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। उसमें से केवल अगर वो 182 दिन, 182 डेज या उससे ज्यादा रहे तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम 182 दिन इंडिया में रहता है तो बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट टैक्स ईयर, तो बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। अगर कोई 182 दिन सर नहीं रहे तो
तो क्या फिर उसकी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं मानी जाएगी? नहीं, उसके पास एक और मौका है। अब वो मौका क्या है? जैसे होता है ना कि सर मैं किसी एक सब्जेक्ट में मेरे सप्लीमेंट्री आई, तो आपके पास एक और मौका है, सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास हो सकते हो, है ना? बैक आ गई तो पास हो सकते हो, ओके। अभी पूरी तरीके से फेल नहीं हो, तो एक और मौका है। क्या है? अगर आप 182 दिन कोई व्यक्ति भारत में नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, अगर वो रेलेवेंट टैक्स ईयर के अंदर 60 दिन रहा हो, 60 दिन या उससे ज्यादा, 182 जरूरी नहीं है, आप 60 दिन रहे हो ठीक है, लेकिन 60 दिन तो आप रेलेवेंट टैक्स ईयर में रहे हो। जैसे हमारा रेलेवेंट टैक्स ईयर है 2026-27, तो 26-27 के अंदर आपको कम से कम 60 दिन रहना है। इससे ज्यादा रह गए 62-65 तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 60। और इस टैक्स ईयर को छोड़ करके पिछले जो 4 साल है, इस टैक्स ईयर को छोड़ करके पिछले जो 4 साल है, अब पिछले 4 साल कौन से होंगे भाई? पिछले 4 साल हो गए आपका 25-26, 24-25, आपका 23-24 और 22-23, ये 4 साल हो गए, 1 2 3 4। लेकिन ये रेलेवेंट टैक्स ईयर को छोड़ करके जो पिछले 4 साल है, उसमें टोटल मिला के आपको 365 डेज इंडिया में रहना होगा। ये दोनों पूरी करनी पड़ेगी सेकंड कंडीशन को पूरा करने के लिए। अगर 182 दिन भारत में रह जाते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो यहां जाना ही नहीं, बेसिक कंडीशन पूरी। लेकिन कोई हो सकता है व्यक्ति 100 दिन ही रहा रेलेवेंट टैक्स ईयर में, तो ये तो पूरी हुई नहीं, तो यहां मौका है कि ठीक है भैया आप कम से कम 60 दिन, 100 दिन रहा, 60 से ज्यादा है ठीक है, बट उसके साथ साथ में रेलेवेंट टैक्स ईयर को छोड़ दो और पिछले रेलेवेंट टैक्स ईयर को छोड़ करके प्रीवियस 4 ईयर के अंदर टोटल मिला के, 4 ईयर में तो बहुत दिन रह सकता है ना, टोटल मिला के 365 डेज अगर वो इंडिया में रहा है तो भी उसकी बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। तो एक तो ये है, ये हो जाए तो बढ़िया, ये नहीं तो ये मौका है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करी तो आपकी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हम सर एडिशनल कंडीशन पर। एडिशनल कंडीशन क्या है? देखो, एडिशनल कंडीशन में क्या है कि दो है, यहां पर भी दो है, देखो ये दो है, लेकिन इनके बीच में और नहीं है, एंड है, यानी कि दोनों पूरी करनी पड़ेगी। दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या है? ये कह रहा है ही सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर। हमारा अभी टैक्स ईयर मैंने कौन सा बोला था? 2026-27। ये बोल रहा है इसको छोड़ दो, और इसके पीछे, इसके पहले के जो 10 टैक्स ईयर है, 10 टैक्स ईयर कौन से होंगे भाई? ये हो जाएंगे 25, 26, 25, फिर 23, 24, फिर 22, 23, ठीक है। ऐसे 10 ईयर लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 9 और ये 10, ये 10 ईयर हो गए। हाँ, ये क्या बोल रहा है? एडिशनल कंडीशन पूरी करने के लिए जो ये रेलेवेंट टैक्स ईयर है हमारा, इसको छोड़ दो। इससे पीछे के जो 10 साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। इन 10 सालों में कभी भी 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करें, यानी कि 10 सालों में कभी भी 2 बार ऐसा हो कि वो 182 दिन से ज्यादा रहा, है ना? कभी भी दो, कोई भी दो हो सकते हैं, किन्हीं भी 10 सालों में 2 बार 182 दिन से ज्यादा रहो, या फिर वो 60 प्लस 365 दिन वाली कंडीशन। तो 2 बार बेसिक कंडीशन वो पूरी करे टैक्स ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों के अंदर। ओके, एंड यही कहानी खत्म नहीं होती। एंड ही or she has been in India for at least 730 days. वो 730 दिन भारत में ड्यूरिंग द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर। वो टैक्स ईयर को छोड़ करके पिछले 7 साल, 7 साल कहां हो गए? एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां तक जा सकता है, 19-20 तक। तो यहां तक जो है ना, कम से कम 730 दिन टोटल मिला के इंडिया में रहा। जब ये दोनों कंडीशन कंप्लीट होगी एडिशनल वाली, तब एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं एडिशनल कंडीशन, तो कितना इजी है, आप ध्यान से सुनिए, देखो कितनी सिंपल है कि भैया रेलेवेंट टैक्स ईयर को छोड़ दो, उसके पिछले 10 सालों में कभी भी 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करी हो, एंड रेलेवेंट टैक्स ईयर को छोड़ दो और प्रीवियस 7 ईयर के अंदर टोटल मिला के 730 दिन भारत में रहा हो या उससे ज्यादा रहा हो, तो कम से कम मिनिमम है 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करना 10 सालों में, और 730 दिन कम से कम रहना 7 सालों में, रेलेवेंट टैक्स ईयर को छोड़कर।
अगर ये दोनों पूरी हो जाती है तो आपकी एडिशनल कंडीशन पूरी मानी जाएगी। अब अगर कोई व्यक्ति है, उसकी ये एडिशनल और बेसिक दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाती है, ये भी कंडीशन पूरी कर ली, ये भी, तो ओआर हो गया। यही मैंने आपको पहले बताया था, बेसिक भी पूरी, एडिशनल भी पूरी, बन गया ओआर। बेसिक पूरी कर ली, एडिशनल पूरी नहीं करी, एनओआर। कोई व्यक्ति उसने बेसिक ही पूरी नहीं करी तो वो एनआर बन जाएगा। ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, चेक ही मत करो। आया समझ में? ओके। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है, यहां पर जो हमारी बेसिक कंडीशंस है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो हमारी बेसिक कंडीशंस है, सॉरी, बेसिक कंडीशंस है ना, बेसिक कितनी थी? 2 थी, ये और ये 2 बेसिक कंडीशन है। दोनों में से कोई एक पूरी करनी थी। लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन है, ये वाली 60 दिन और 4 साल में मिला के टोटल 365 दिन, इस सेकंड वाली के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ऑफ कंडीशन नंबर 2, अपवाद है। क्या होता है सर अपवाद? मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आज से 2-3 साल पहले, कोई गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहां पर क्या था, 30 से 40 स्टूडेंट थे, कुछ नंबर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, इतने थे, शायद 10th या 12th का कोई क्लास था, बोर्ड एग्जाम हुए थे उनके। तो उसमें क्या हुआ कि भैया उस क्लास में बताया आपको फर्स्ट रैंक पे कौन आया? जिसके सप्लीमेंट्री आई। क्यों? बाकी सब फेल हो गए। तो जिसके सप्लीमेंट्री आई वो एक्सेप्शन हो गया, एक अपवाद हो गया। एक क्लासरूम है, उसमें 20 बच्चे हैं, 19 इंटेलिजेंट है, एक बदमाश है, 19 एकदम सीधे साधे सिंपल है, पढ़ाई करते, एक बदमाशी करता है, तो वो अपवाद हो गया। समझ आया आपको? तो एक्सेप्शन मतलब उस पर ये कंडीशन लागू नहीं होगी, इन पर ये वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, एक्सेप्शन से इस कंडीशन की। यानी कि ये जो भी मैं जिन इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूंगा, उनके लिए ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं। 60 दिन और 365 दिन वाली, उनको हर हाल में 182 दिन रहना ही पड़ेगा। तो सर ऐसे लोग कौन है? ऐसे है इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, और इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। ऐसे व्यक्ति जो ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया से बाहर, इंडियन सिटीजन्स बोल रहा हूं, अब यहां सिटीजनशिप एक्ट की बात चल रही है, भारतीय नागरिक की बात चल रही है, निवासी की नहीं चल रही। तो ऐसे भारतीय नागरिक, ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, या फिर किसी शिप के क्रू मेंबर्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे शिप जाते हैं इंडिया से बाहर, है ना। अभी बहुत ज्यादा जब ईरान और यूएस का वॉर चल रहा था, तब बहुत सारे इंडियन शिप्स पर अटैक भी हुए, वहां पर इंडियंस जो क्रू मेंबर्स थे वो मारे भी गए, है ना। तो वो बहुत बुरा हुआ। तो वो जो क्रू मेंबर्स के तौर पर जा रहे हैं इंडिया से बाहर, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, और या फिर इंडियन सिटीजन्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और इंडिया में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक्सेप्शन नंबर सेकंड जो है ये अवेलेबल नहीं है। उनको 182 दिन कम से कम भारत में रहना ही पड़ेगा। तो सर ये एक्सेप्शन याद कैसे करूं? तो इसका मैंने एक आपको शॉर्ट में याद करने का तरीका बताऊं। वो क्या है? जाए तो नौकरी, आए तो घूमने। ये दोहा टाइप बन गया कबीर का, आए तो घूमने, जाए तो नौकरी, आए तो घूमने, याद रहेगा। अगर बाहर जा रहा है कोई इंडियन सिटीजन नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन अवेलेबल नहीं है। कोई इंडियन सिटीजन है और बाहर से इंडिया में घूमने आ रहा है, तो उसके लिए भी ये वाली कंडीशन अवेलेबल नहीं है। उसको हर हाल में फिर बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, तो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। आगे समझ में? ओके सर। तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब ऐसे कैसे हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं हमारे HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। एक तरह का बिजनेस होता है जिसमें 2-3 पीढ़ियां मिलकर के किसी बिजनेस को चलाती है। हिंदू परिवार मिलकर के चलाता है, जिसमें दादाजी हैं, फिर उनके मान लेते 2 बेटे हैं, फिर उनके 4 बेटे हैं, तो टोटल 4 और 2 6 और 7 जने हो गए, और उनका पूरा परिवार हो गया। ओके, तो पूरा फैमिली मिलकर के जो है उस बिजनेस को चला रहा है, और दादाजी सबसे बड़े हैं, वो उस बिजनेस के मेन है, हेड है, CEO है, और उनको हम HUF में कर्ता बोलते हैं। ओके, ठीक। तो HUF बिजनेस जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? OR, NOR या NR? तो उसके लिए 2 कंडीशन है यहां पर भी, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन ये है कि जो HUF बिजनेस है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट आधे तरीके से या पूरे तरीके से इंडिया में होना चाहिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज पार्टली और ओनली इन इंडिया, या इसको बोल सकते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM भी बोलते हैं, POEM।
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां पर बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं उस बिजनेस के, तो वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है, यानी कि कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है बिजनेस का, वो आधे तरीके से पूरी तरीके से इंडिया में होना चाहिए, तो आपकी बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है सर, बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। एडिशनल क्या है कि आपके बिजनेस के जो दादाजी हैं, यानी कि जो सबसे बड़े हैं कर्ता, वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि कर्ता यानी कि दादाजी, वो क्या होने चाहिए, ओआर होने चाहिए, यानी कि दादाजी यानी कि कर्ता जो है वो तो एक इंडिविजुअल हो गए, और इंडिविजुअल के लिए ऊपर मैंने कंडीशंस बताई थी 182 दिन वाली, 60 + 365 इन 4 ईयर, फिर एडिशनल कंडीशन दी, पिछले 10 साल में 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करें, 7 ईयर में 723 दिन इंडिया रहे, तो वो जब दोनों बेसिक और एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा दादाजी यानी कि कर्ता, तब वो ओआर होगा, और जब वो ओआर होगा तो उसका ओआर होना जरूरी है। तो एक तो जो हमारे कर्ता है उनका ओआर होना जरूरी है, और एक उस बिजनेस का जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है या कंट्रोल और मैनेजमेंट है, वो पूरी तरीके से आधी तरीके से इंडिया में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो ये जो एचयूएफ है इसको हम स्टेटस दे देंगे ओआर का। ये कंडीशन पूरी हो और ये नहीं हो तो एनओआर, और यही कंडीशन पूरी नहीं हो तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो हो जाएगा एनआर, एचयूएफ। ओके, ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा भाई, कोई फर्म हो, एओपी हो या बीओआई हो। फर्म यानी कि जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बहुत सारे पर्संस मिलकर, पर्सन और इंडिविजुअल में आपको फर्क पता है, पर्सन में कोई कंपनी और इंडिविजुअल मिलकर के भी एक एसोसिएशन बना सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल्स होंगे, नेचुरल पर्सन होंगे। तो अगर ये तीनों है तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, तो एक ही कंडीशन है, दो कंडीशन नहीं है। और इसके अलावा ये केवल या तो ओआर हो सकते हैं या एनआर हो सकते हैं, इसमें एनओआर नाम की कोई चीज नहीं। तो अगर फर्म एओपी बीओआई, उनका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, पीओईएम बोल सकते हैं, या फिर उनका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो पार्टली या होली इन इंडिया, यानी कि पूरी तरीके से आधे तरीके से भारत में उनका कंट्रोल है, इफेक्टिव प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में मैनेजमेंट होता है, तो फिर वो ओआर है। अगर नहीं होता है तो एनआर है, एनओआर नाम की चीज नहीं होती। ऐसा कैसा कंपनी में भी है, यहां पर भी ओआर स्टेटस हो सकता है, एनआर हो सकता है, एनओआर नाम की कोई चीज नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कंडीशन एक ही है बेसिक कंडीशन, और उसमें दो है ऑप्शन आपके पास में। जैसे इंडिविजुअल में बेसिक कंडीशन में दो थे ना, यहां पर भी दो है। एक तो इंडियन कंपनी है, आपकी बेसिक कंडीशन पूरी होगी, आप ओआर हो गए। चलो इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, तो फिर उस फॉरेन कंपनी का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट वो पूरी तरीके से, आधे तरीके से नहीं, होली इन इंडिया, वो पूरी तरीके से अगर इंडिया में है तो भी आपकी बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते हो तो एनआर हो जाएगा, अगर एक भी हो जाती है तो एनओआर ओआर हो जाएगा, एनओआर नाम की चीज नहीं होती है। ये सेम चीज, यानी इन जो ऊपर मैंने 4 पर्सन्स बताए, इनके अलावा अगर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है ऐसा, तो उसके लिए यही है कि उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है आधे तरीके से या पूरी तरीके से अगर इंडिया में है तो वो ओआर है, नहीं है तो वो एनआर है, एनओआर नाम की चीज इधर नहीं होती। तो इसी के साथ में आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, उसका जो ये टेबल है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब आप के पास में अगर कोई बुक वगैरह है और उससे आप पढ़ोगे ना डिटेल में, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ओके, इसके अलावा देखो भाई, अगर किसी को बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करने हैं, देखो मैं इस पे आऊंगा अभी स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर, बट एक चीज देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये हमें समझ में तो अच्छे से आ गया, आपने अच्छे से पढ़ाया और हम सेल्फ कर सकते हैं इसको अपनी बुक से, तो वेरी गुड। बट अगर आपको लगता है नहीं सर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि नया एक्ट है, तो आप हमारा नया लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो न्यू एक्ट के हिसाब से। वो हमारा लाइव बैच जो है हमारी ऐप पे लगता है और पेड कोर्स है, वहां पर ऐप में कुछ भी फ्री नहीं है, वहां पर पेड है। तो पेड बैच आप ज्वाइन करें तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। ओके, बट अगर आपको लगता है नहीं सर मैं खुद कर सकता हूं, तो फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस जो सेक्शन नंबर 6 है वो करेंगे हम नेक्स्ट सॉरी, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर 6 तो हमने कर लिया, जो हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम है सेक्शन नंबर 5, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।